स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से एके इंडिया यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है रत्नेश्वर कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्र राज्य संबंध के बारे में, जो हमारा डायग्राम के माध्यम से है। केंद्र राज्य संबंध के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे थ्रू डायग्राम। ठीक है, क्योंकि आपने जो PT365 पढ़ रहे होंगे तो आपको कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा होगा और हम पढ़ने वाले इस तरीके से। कुल मिलाकर के दोस्तों ये 8 या 10 पेज का PDF है जो मैंने कन्वर्ट करके 1 पेज में जो है कन्वर्ट किया है, और कुछ भी ऐसा पॉइंट जो है वो आप लोगों से नहीं छूटेगा, ये मेरी फुल गारंटी है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ ज़रूरी सूचना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे कमेंट्स जो हैं आ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे हैं। तो उसका सॉल्यूशन जो है मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे पहले बता दूँ, देन वीडियो को मैं शुरू करूँगा जहाँ पे हम आज केंद्र राज्य संबंध को देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा एक कमेंट मेरे को आ रहा है कि कुछ लोग जो है एफर्ट नहीं कर पा रहे, उसको पे नहीं कर पा रहे। तो देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे कैंडिडेट आते हैं जिनके लिए ऐसा हार्टली भी ऐसा लगता है कि चलो यार इनके लिए कुछ बनता है। ठीक है, तो इन्होंने ये पे करने के लिए वादा किया। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये खुद इतना दे पा रहे, इसी के लिए मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। देखिए मैं इसमें आपको दो चीज़ बता दूँ। सबसे पहले जो ज़रूरी सूचना कि जो मैंने 99 रुपीज़ रखा है इस सब्जेक्ट के लिए, उससे टोटली अगर कोई बंडल लेना चाहता है जैसे हर एक सब्जेक्ट का एक बार में, तो 249 रुपीज़ ओनली है। ठीक है, ये बार बार करके मुझे टेलीग्राम मत पूछना कि कितना है क्या है प्राइस, परेशान हो जाता हूँ। तो एक 99 का एक सब्जेक्ट के लिए, 249 का टोटल सब्जेक्ट के लिए, जिसमें आपकी पॉलिटी आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आ जाएगा, उसके बाद आपका आर्ट एंड कल्चर आ जाएगा, साइंस टेक आ जाएगा, उसके बाद अदर जो भी सब्जेक्ट होगा जो जैसे जैसे आता जाएगा वो आपको मिलता जाएगा, इन्वायरमेंट का वगैरह का। ठीक है, एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता दूं, जो आप लोग बार बार मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हो, उसमें कि सब एक साथ दोगे या अलग अलग दोगे। देखो दोस्तों, अभी तक एक साथ तो आपका आया नहीं है PT365, अभी पॉलिटी का आ गया है। तो पॉलिटी का आप लोगों के लिए कंप्लीट है। उसके बाद इकोनॉमिक्स का आपको अभी 60-70% के आसपास कंप्लीट है। तो जैसे ही कंप्लीट होगा आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जिन्होंने ये बाय किया, जिसके लिए पेड ग्रुप मैंने बनाया है, वहाँ पे सबको मैं ऐड कर दूंगा धीरे धीरे। जो छूटे हुए लोग हैं वो अभी बाहर ही है। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, तो बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, ज़्यादा समय मत इसमें इधर उधर बर्बाद कीजिएगा। आप अपने रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस डायग्राम का जो मैं अब आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ, बहुत डिमांड है। ठीक है, लास्ट मिनट में जो रिवीजन का बेनिफिट्स है, इसका जो यूपीएससी का एस्पिरेंट होगा ना, और जो रिवीजन छूट जाता है लास्ट में, वो इस बात को बिल्कुल समझेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर किन्हीं को ये PDF चाहिए, डायग्राम चाहिए, तो आप इस वाले वीडियो को पहले देख लीजिएगा। आई आइकन पे है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं, या आप टेलीग्राम पे इस ग्रुप में जाकर के ज्वाइन हो जाइए। वहाँ मैंने एक सैंपल दे दिया है आप लोगों को, ऐसा एक PDF है, आप उसे जाके पढ़ लीजिए। आपको लगेगा कि हाँ काम का है, देन आप लीजिएगा। बस मैं इतना ही आप लोगों से कह सकता हूँ। और प्लीज़ यार, फालतू में मैसेज करके परेशान मत करना कि यार कितना का है, कौन सा मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैंने इस वीडियो में सब बता दिया है, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, हमेशा की तरह आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्योंकि यूट्यूब पे तो मैं बिल्कुल आप लोगों को फ्री में रिवीजन करा रहा हूँ, आप यहाँ से चाहो तो रिवीजन कर सकते हो, लेकिन मैं इसका रिकमेंडेशन आपको नहीं करूँगा, क्योंकि यूट्यूब पे मुझे पढ़ाने में, बताने में, समझाने में लगभग 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, और आप इसे 5 मिनट के अंदर चाहो तो रिविजन कर सकते हो। तो अपने 25 मिनट क्यों बर्बाद करोगे? जो एफर्ट कर पा रहा है वो दे, जो नहीं कर पा रहा है वो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में यहाँ आकर के लेक्चर देख सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है दोस्तों, वो है केंद्र राज्य संबंध के बेस पे। और इसमें दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ है। वो न्यूज़ में दोस्तों मैं आपको पहले एक बार बता दूं कि सबसे पहला राजकोषीय संघवाद के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है। राजकोषीय संघवाद के बाद हमें विशेष श्रेणी का जो राज्य का दर्जा है उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद दोस्तों एक न्यूज़ और है जो छठी अनुसूची से संबंधित है, उसे हम पढ़ेंगे। और उसके बाद दोस्तों नए राज्यों का निर्माण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये 4 टॉपिक हमारे पास है जो केंद्र राज्य संबंध के बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो PT365 में अभी तक आया हुआ है। ठीक है, चलिए फटाफट दोस्तों अभी हम करते हैं सबसे पहला राजकोषीय संघवाद को कंप्लीट। देखिए दोस्तों, संघवाद में अगर बात करें, राजकोषीय संघवाद में, तो आप राजकोषीय से इसका मतलब जो है वो निकाल सकते हो। ये सुर्खियों में क्यों रहा है, ये कोई काम का है नहीं। ठीक है, ऑलवेज राजकोषीय संघवाद में कुछ ना कुछ विवाद होते रहता है, जिसका समाधान जो है सुप्रीम कोर्ट के मामले से माध्यम से होते रहता है। ये क्या होता है एज अ कॉन्सेप्चुअल आपको जानना होगा।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि संघीय प्रणाली के तहत निधियों और प्रशासनिक जिम्मेदारी का केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकारों के बीच साझाकरण होता है। इसमें निधियों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का, ठीक है, दो चीजें, निधियों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों तक इसकी जो है साझाकरण के तौर पे इसको देखते हैं। आप देखोगे दोस्तों 7वीं अनुसूची जो यूपीएससी में बार बार इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है, 7वीं अनुसूची के बारे में, तो आप एक बात क्या करना, अनुसूची जितनी भी है आप उसे बिल्कुल से ध्यान रखिएगा। खास करके 7वीं अनुसूची में विषय संबंधित कि कौन सा संघ का है, कौन सा राज्य का है, कौन सा समवर्ती का है, एक दो विषय कम से कम आपको कंठस्थ होना चाहिए जो पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, उसे बिल्कुल से ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो 7वीं अनुसूची में दोस्तों संघ सूची और राज्य सूची के बारे में यहाँ दिया गया है। समवर्ती सूची आप चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, एक समवर्ती सूची का प्रावधान दिया गया है। इसमें एक राजस्व का वितरण होता है। राजस्व का वितरण कैसे कैसे किया जाता है, अब देखो दोस्तों, एक आर्टिकल 269 होता है जिसमें संघ द्वारा वसूले गए कर पूरी तरह से राज्यों को सौंप दिए जाते हैं। आर्टिकल 269 का प्रावधान, 269 का ए का प्रावधान, जिसमें अंतर्राज्यीय व्यापार में जीएसटी को केंद्र और राज्यों के बीच में बांटा जाता है। 270 क्या कहता है, केंद्र द्वारा वसूले गए कर राष्ट्रपति के आदेश पर ही वितरित हो सकते हैं। तो ये 3 आर्टिकल्स हैं जो आपको एज अ कॉन्स्टिट्यूशन के बुक से करना है, और वहां से जैसे संविधान के बुक से आप करोगे तो वहां इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप लोगों को मिल जाएगा। और ये बेटी 365 से भी आपको नहीं करना, आप संविधान का बुक को निकालिएगा, उसकी लैंग्वेज को जरूर पढ़िएगा। वैसे तो डायरेक्टली आर्टिकल कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन दोस्तों ये जो आपका कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें आपने हस्तांतरण के आधार देखोगे कि राजकोषीय संघवाद में जो आपका राजकोषीय व्यवस्था है वो कैसे हस्तांतरण होता है। तो 2 तरीके से हस्तांतरण किया जाता है, एक आपका दोस्तों वर्टिकल किया जाता है और दूसरा जो है आपका क्षैतिज हस्तांतरण किया जाता है। वर्टिकल में देखोगे दोस्तों ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण में, तो 15वें वित्त आयोग अनुसार ये इसे 41% रखा गया है। और अभी देखो इस बार 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ है, अभी उनके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में देख लेना, और कोशिश ये करना कि वित्त आयोग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अबाउट सेक्शन में जा करके इसे जरूर पढ़ लेना एक बार, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको वहाँ मिल जाएगा। अब देखो क्षैतिज हस्तांतरण में क्या होता है, क्षैतिज हस्तांतरण में जो 15वें वित्त आयोग के मानदंड और भार है वो आपको समझना होगा, क्योंकि ये पहले भी एक बार यूपीएससी ने इसको पूछ चुका है। ठीक है, तो आप उसे जरूर जाके देखिएगा। इसमें आय अंतर होता है, क्षेत्रफल की बात होता है, जनसंख्या होता है, जनसांख्यिकी प्रदर्शन होता है, वन और पारिस्थितिकी होता है, कर व राजकोषीय प्रयास होता है। तो इस चीज को आप जरूर देख लीजिएगा, और ये याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार 16वें वित्त आयोग है और 15वें वित्त आयोग का ये सारी सिफारिशें हैं, तो 16वें और 15वें को जरूर एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे दे रहा है कि सहायता अनुदान क्या होता है, आर्टिकल 275 के थ्रू सहायता अनुदान किया जाता है। ऋण व्यवस्था क्या होता है, कैसे राज्यों को जो है वो पैसा और प्राप्त होता है, जैसे केंद्र के द्वारा जो है आर्टिकल 292 के द्वारा घरेलू और विदेशी स्रोतों से ऋण ले सकते हैं। और देखो दोस्तों, अगर मैं बताऊं आपको, ये सब आर्टिकल उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन एज अ कॉन्सेप्चुअल इन सब चीज़ों पे ज़्यादा आपको ध्यान रखना होता है। राज्य जो है वो केवल घरेलू स्रोतों से ऋण ले सकता है, वो बाहरी ऋण नहीं ले सकता, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पे वो कोई ऋण नहीं ले सकता। अगर लेना भी होगा तो उसे केंद्र की मंजूरी जरूरत पड़ेगी, जैसे यहाँ पे केंद्र की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती। ठीक है, अब देखो 280 में आप देखोगे वित्त आयोग, वित्तीय संसाधन के लिए वित्त आयोग का गठन जो है वो किया जा रहा है। तो वित्त आयोग को तो इस बार पढ़ के जाना है एनी हाउ, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, राज्यों की वित्तीय स्थिति की अगर बात करें तो जो राजस्व व्यय का 58% ही राज्य जो है अपने राजस्व स्रोत से उपज कर पा रहे, यानी कि 100% का मामला ये नहीं है। ये कोई डाटा ऐसा याद नहीं रखना है, बस ये थोड़ा सा आपको समझ के चलना है कि 100% राज्य अपने राजस्व से उत्पन्न नहीं कर पा रहे। ऋण जीडीपी अनुपात जो है वो लगभग हमारे पास कितना है, 27.5। अब आपको ऋण जीडीपी अनुपात को एज ए कॉन्सेप्चुअल समझना है कि आपका जो ऋण है वो आपके जीडीपी के अनुपात का कितना है, तो ये आपको समझ के चलना है। तो दोस्तों ये था आपका कुल मिलाकर के राजकोषीय संघवाद। राजकोषीय संघवाद में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी थी, पहला ये होता क्या है एक चीज, उसके बाद दोस्तों जो 7वीं अनुसूची है, यानी कि अनुसूची से संबंधित जो भी आपके सभी अनुसूची उसे ध्यान रखना है। 7वीं अनुसूची में खास करके उसके विषय को ध्यान रखना है। आर्टिकल से आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है, आर्टिकल से कुछ खास आपको लगाव नहीं रखना चाहिए, साथ ही आप बस इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों 16वें वित्त आयोग के बारे में और 15वें वित्त आयोग के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मीकांत में भी इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें एक वित्त आयोग है जो आपको पढ़ना चाहिए।
बाकी दोस्तों इसमें कोई और चीज़ काम का नहीं है। अब देखिए दोस्तों एक टॉपिक है आपके पास, वो टॉपिक है दोस्तों विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा। देखिए ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि बहुत बार आपने न्यूज़ में सुना होगा बिहार और आंध्र प्रदेश जो है वो हमेशा से जो है वो बार-बार माँग करते आ रहे हैं कि बिहार और आंध्र प्रदेश को जो है आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। लेकिन क्या हो पाएगा क्या? देखिए चलते हैं इसके बारे में पहले जानते हैं। जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है वो क्या होता है? जिसे हिंदी में विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा आप कह सकते हो। ये क्या है? केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को विकास सहायता के लिए दिया जाने वाला एक दर्जा है। अब किसी राज्य को विकास करना है तो केंद्र सरकार उसको एक दर्जा देगा और उसके माध्यम से जो है राज्य अपने विकास करेंगे। अब ये कैसे होता है? इसमें भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को देखा जाता है। ठीक है, भौगोलिक के तौर पे आप देखोगे कोई पहाड़ी इलाका है तो आपको बस ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अगर किसी को मिलेगा तो उसका मानदंड जो है वो क्या होता है। तो आगे मैं बताऊंगा मानदंड क्या क्या होता है। देखिए इसकी शुरुआत जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, इसकी शुरुआत 5वें वित्त आयोग से हुआ था। ये कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है बट इसको थोड़ा सा जान लेने में कोई बड़ी बात नहीं है। 5वें वित्त आयोग कहेंगे कि हम दे सकते हैं, फिर आने वाले कुछ वित्त आयोग जो हैं वो कहेंगे कि इसे नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये दोनों में बड़ी अजीब सा एक विडंबना है। शुरू में कहा गया कि देना चाहिए, फिर बाद में इसे मना कर दिया गया। पहले जो है सबसे पहला राज्य है जिसे जम्मू कश्मीर, असम वगैरह, नागालैंड वगैरह को दिया गया विशेष राज्य का दर्जा। वर्तमान में जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में 11 राज्य आते हैं। इसको याद करके रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी मांग हुआ है तो मे भी ये बातें पूछी जा सकती है। आप देख सकते हो दोस्तों जो भी नॉर्थ ईस्ट सिक्किम वगैरह, सिक्किम को अगर ले लेते हैं हम, और उसके बाद जितने भी नॉर्थ ईस्ट कंट्री हैं, माफ कीजिएगा जितने भी आपके नॉर्थ ईस्ट अपने स्टेट हैं, ठीक है, उन सभी को अगर इसमें हम ऐड कर ले, उसके बाद दोस्तों आप अलग से एक ऐड कर लेना हिमाचल प्रदेश और उसके बाद उत्तराखंड और तेलंगाना, ये तीन, तो आपकी ये सारे चीज़ यहाँ पे पूरा हो जाएगा। ठीक है, एक प्रमुख तथ्य है गडगिल मुखर्जी फार्मूला, इसे ध्यान में रखिएगा। गडगिल मुखर्जी फार्मूला, ये सब यूपीएससी ना एक कीवर्ड के तौर पे इसे आपको रख देगा आपके सामने और आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये इन्फॉर्मेशन, एक गडगिल मुखर्जी फार्मूला आपको याद रखना है जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से संबंधित है। संविधान में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कोई उल्लेख जो है वो नहीं किया गया है। कभी कभी आपने यूपीएससी के प्रीलिम्स में सवाल देखा होगा कि संविधान के अनुसार, तो ये एलिमिनेशन में आपका काम में आ जाएगा कि संविधान के अनुसार अगर कुछ दिया गया है तो आपकी अपनी दिमाग की बत्ती को जला लेना है, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट जो है अक्सर गलत हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। अब 14वें वित्त आयोग ने बोला कि आप नहीं दे सकते स्पेशल कैटेगरी का। आपने देखा कि यहाँ पे आपको 5वें वित्त आयोग ने बोला कि आप दे सकते हैं, ठीक है, और 14वें ने बोला कि आप नहीं दे सकते। अब देखो ये इसी की मैं बात कर रहा था जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो मानदंड है वो क्या हो सकता है। वैसे क्षेत्र जो पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र में हो, वैसे क्षेत्र जो कम जनसंख्या घनत्व हो, जनजातीय बहुलता वहाँ पे ज़्यादा हो, सीमावर्ती जो सामरिक महत्व से हो, आर्थिक और अवसंरचना पिछड़ापन उसको भी देखा जा सकता है, राज्य वित्त का अव्यवहार्यता उसे भी देखा जा सकता है। तो ये 5 जो है मानदंड है, ठीक है, जिसके आधार पे किसी को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो दिया जाता है। देखो अभी इसमें एक विशेष पैकेज की भी बात जो है वो की गई थी। जैसे बिहार को विशेष पैकेज के तहत कुछ पैसा मिला, और ये पॉलिटिकल ही ज़्यादा रूप में देखा जाता है, लेकिन कुछ भी हो विशेष पैकेज के तौर पे बिहार को जो भी कुछ मिला उसके संदर्भ में इसे हमें समझना है। विशेष पैकेज जो है वो क्यों दिया जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को सामना करने के लिए राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता और अन्य लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया जाता है। इसका स्वरूप कैसा होता है? पूरे तरीके से विवेकाधीन। ये कानूनी बाध्यता नहीं है कि कोई भी स्टेट्स आके कहे कि यार मुझे विशेष पैकेज दो, नहीं मिलेगा। ये पूरी तरीके से विवेकाधीन है। संघ की सरकार के ऊपर ये डिपेंड करता है कि विशेष पैकेज किसको देना है, और ये कुल मिलाकर के पॉलिटिकली होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। देखो संवैधानिक प्रावधान की अगर बात करें तो 282 में केंद्र और राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनुदान जो है वो दे सकते हैं, जिसमें विविध वित्तीय प्रावधानों के तहत ये आता है। ठीक है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखोगे कि बिहार और आंध्र प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन और विकास आवश्यकताओं के हवाला देते हुए विशेष वित्तीय पैकेज की मांग जो है वो की गई थी। इसी विशेष पैकेज में जो अभी मैंने आपको बताया आर्थिक जरूरतों को इसकी पूरा किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको विशेष जो श्रेणी राज्य का दर्जा है, इसमें आपको मुख्य रूप से क्या ध्यान देने वाला था? आप पहले तो सुर्खियों में कोई आपका काम का यहाँ पे है नहीं, ठीक है। इसकी जो टोटल अभी कहाँ कहाँ लागू है आप उसे देख सकते हो, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
उसके बाद एक गडगिल मुखर्जी फार्मूला जो है आप उसे थोड़ा सा देख सकते हो। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो थोड़ा सा वीवीआई है। उसके बाद ये जो मानदंड वाला पॉइंट है ये वीवीआई है, आप इसको देख लीजिएगा। यूपीएससी इस तरह का स्टेटमेंट 4-5 स्टेटमेंट है, यहाँ से सवाल वो आसानी से बना सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक है दोस्तों छठी अनुसूची। देखो यूपीएससी ने बहुत बार ऐसा सवाल पूछ लिया, अनुसूची से संबंधित किस अनुसूची में कौन सा भाग है, उसका क्या प्रावधान है। ठीक है, दूसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ऐसा करके सभी पूछ लिएगा। अगर आप पीवाईक्यू बना रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे। तो ये अनुसूची का पूरा लिस्ट आपको याद होना चाहिए। एनी हाउ आप इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए दोस्तों इस सुर्खियों में क्यों रहा, क्योंकि लद्दाख के लोगों ने छठी अनुसूची में शामिल होने की मांग किया है। अब देखो दोस्तों लद्दाख ने छठी में क्यों मांग किया, ये सरकार कह रही कि मैं आपको पांचवी में डाल देता हूँ, लेकिन ये पांचवी में नहीं जाना चाहते, इसका क्या कारण है और इस छठी में क्यों जाना चाहते, क्या बेनिफिट्स है। तो ये आपको ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी समझना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार पांचवी छठी अनुसूची से जो सवाल बनेंगे वो बहुत ही अच्छा सवाल बनेगा, जिसमें आप एडीसी और एआरसी के बारे में कुछ न कुछ ऐसा देखोगे जरूर। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण है। देखो छठी अनुसूची के बारे में जो प्रावधान है वो क्या है, इसे समझ लीजिएगा। अब इसमें पहले ये भी देख लीजिएगा छठी अनुसूची में कितने राज्य आते हैं, उन राज्यों की संख्या आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो 4 राज्य हैं आप इसको जरूर जाकर के एक बार देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों छठी अनुसूची में छठी अनुसूची में और एक आप पांचवी अनुसूची में देख लीजिएगा टोटल कितने राज्य जो हैं वो हैं 10 राज्य हैं। 10 राज्यों का आप चाहो तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर आप हिमाचल की बात करें, झारखंड की बात करें, उड़ीसा की बात करें, या छत्तीसगढ़ की बात करें, या तेलंगाना की बात करें, या आंध्र प्रदेश की बात करें, या आप महाराष्ट्र की बात करो, या मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये सारे 10 राज्य जो हैं उन 10 राज्यों को आपको याद रखना होगा। अब देखिए छठी अनुसूची में जो अनुच्छेद 244 है वो बर्दोलोई समिति की सिफारिश पे संविधान में शामिल किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बर्दोलोई समिति को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी भी ऐसा समिति वगैरह की सिफारिश, जैसे कि आप देखते हो कि फंडामेंटल ड्यूटीज वाले में स्वर्ण सिंह समिति का नाम आ जाता है, वर्मा समिति का नाम आ जाता है, तो ये समिति आपको ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 244 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल को स्वायत्त जिला परिषद जो एडीसी है और स्वायत्त प्रादेशिक परिषद गठित करने का अधिकार है। अब देखो दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एकदम से घोट लीजिएगा, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, यूपीएससी लैब बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ये किसको अधिकार है एडीसी बनाने का, एआरसी बनाने का, तो वो राज्यपाल के लिए, क्योंकि जब भी यूपीएससी का क्वेश्चन अगर बनेगा तो वहाँ राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति दे दिया जाएगा, मुख्यमंत्री दे दिया जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री दे दिया जाएगा। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे कंफ्यूज किया जा सकता है, तो आप इस इंफॉर्मेशन को, राज्यपाल वाले इंफॉर्मेशन को बिल्कुल से याद रखिएगा। एडीसी की संरचना में देखोगे इसमें 30 सदस्य होते हैं। ये 30 सदस्य में से जो है 4 सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं और बाकी जो है वो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। एआरसी की भूमिका क्या होती है, ये अलग अलग अनुसूचित जातियों और राज्यपाल उनके क्षेत्रों को स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है। ठीक है, ये अलग अलग अनुसूचित जातियां यहाँ होती हैं एआरसी में। ठीक है, और उसे जो है स्वायत्त क्षेत्रों में राज्यपाल उसको विभाजित करता है। एडीसी और एआरसी की शक्तियां क्या होती है, देखो कानून के निर्माण के तौर पे देखें तो वन प्रबंधन, कृषि विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह वगैरह को लेकर के यहाँ पे दिया जाता है इनको अधिकार। वित्तीय अधिकार के तहत भू राजस्व एकत्र करना, कर लगाना, व्यापार विनियमित करना, खनिज निष्कर्षण के रॉयल्टी संग्रह वगैरह। और इन्हीं बेनिफिट के वजह से लद्दाख कह रहा है कि आप मुझे 5th में नहीं, आप मुझे जो है वो 6th शेड्यूल में आप मुझे डालो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखो दोस्तों 5वीं और 6ठी अनुसूची है, तो इसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इसके अंतर के बारे में थोड़ा सा आपको जानना होगा। ठीक है, इसके अंतर के बारे में आपको जानना होगा। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटी अंतर इसका क्या क्या है 5वीं अनुसूची में और 6ठी अनुसूची में। 5वीं अनुसूची की बात करें दोस्तों तो 5वीं अनुसूची जो है आपकी टोटल 10 राज्यों में लागू है, पहली बात। और अगर 6ठी अनुसूची की अगर हम बात करते हैं वो आपके 4 राज्यों में लागू है, तो इसे आपको ध्यान रखना है, पहली बात। प्रशासनिक इकाई में बात करें, अगर इसकी प्रशासनिक इकाई की बात करें तो यहाँ टैग काम करता है। टैग का मतलब होता है दोस्तों क्या, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी यहाँ काम करता है। अगर हम 6ठी अनुसूची में यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, अभी हमने एआरसी और एडीसी के बात में यहाँ हमने किया। ठीक है, ये चीज़ हो गया आपको ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल हो गया, या आप इसको कह दो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कह दो, ये दोनों यहाँ पे लागू होते हैं। टैग केवल समिति के कार्यकारी शक्ति प्रदान की जाती है। टैग को कैसा काम होता है, ये केवल सीमित
कार्यकारी काम जो है, कार्यकारी कार्य सीमित कार्यकारी कार्य जो है वो करती है। अगर हम एडीसी और एआरसी की बात करें तो इसके पास अलग अलग कार्य है। कार्यकारी भी कार्य करेगा, विधायी भी कार्य करेगा, ये कानून भी अपना बना लेगा, और ये न्यायिक जो है वो भी कार्य करने के लिए सक्षम होगा। ये देखो, अभी अगर हम 5वीं अनुसूची में बात करें तो हमारा पेशा यहाँ पे लागू हो जाएगा, और अगर 6ठी में बात करेंगे तो पेशा हमारे यहाँ पे लागू नहीं होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लद्दाख की मांग क्यों है? मांग का आधार इनका क्या है? मांग का आधार इसलिए है, आप देखोगे कि 6ठी अनुसूची के तहत मिलने वाले स्वायत्तता और जो अधिकार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथियम का भंडार मिला है, वहाँ पे कोई भी दूसरी कंपनी आएंगी वहाँ से लिथियम निकालने के लिए वहाँ की जनसंख्या को यहाँ से प्रवास करना पड़ेगा, जो कि नुकसान हो सकता है उनके आर्थिक स्थिति की, उनकी सांस्कृतिक पहचान की, उनके जनजातीय विरासत की। तो इन सब चीज़ों को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने जनजातीय विरासत, सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक विकास के लिए उन्होंने मांग किया है। ठीक है, इसमें सोनम वांगचुक के बारे में आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो वहाँ पे एक प्रमुखता से इस बात को उन्होंने उठाया था। वर्तमान में 6ठी अनुसूची का प्रावधान केवल जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों में ही लागू है, इस बात को ध्यान में रखना है। ये कहाँ लागू है? केवल पूर्वोत्तर में, लद्दाख में नहीं। जनजातीय क्षेत्रों को अधिक विधायी और वित्तीय शक्तियां यहाँ से प्राप्त होगी। विकास और प्रशासन में जनजातीय समुदाय की भागीदारी जो है इससे बढ़ेगा। तो लद्दाख की मांग कुछ इसी के लिए है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर से समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ये इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है वो रहा था। अब देखिए दोस्तों, नए राज्यों के निर्माण को लेकर के जो इस बार जो न्यूज़ रहा है वो क्या रहा है। तो सबसे पहले ये समझना है दोस्तों कि नए राज्यों के मांग में अभी तेलंगाना का जो है वो 10 वर्ष जो है वो कंप्लीट हुआ है, और यूपीएससी का एक फेवरेट थीम रहा है कि कभी किसी का 10 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष होता है, वहाँ से वो सवाल बनाने की उनकी जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाता है। अब देखिए दोस्तों, नए राज्यों की जो गठन की प्रक्रिया वो क्या है। देखिए, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 है। अनुच्छेद 2, 3, 4 आप इसे जरूर देख लीजिएगा। 3 में क्या कहा गया है आप इसे देखिए। 3 में दोस्तों संसद की शक्ति है, संसद नए राज्यों के गठन जो है वो कर सकती है। कैसे कैसे? किसी राज्य के क्षेत्र को विभाजित करके, 2 या 2 से अधिक राज्यों को एक साथ करके, या किसी राज्य के अन्य क्षेत्रों से मिला करके, ये तीनों में से वो चाहे जैसे भी हो वो कर सकता है। और आर्टिकल 2 की अगर मैं बात करूं, वो भारत में कोई बाहर से कोई दूसरा क्षेत्र अगर आता है, अगर सपोज मान लेते पाकिस्तानी भारत में मिलाना है, तो आर्टिकल 2 के तहत उसे मिला लिया जाएगा। ठीक है, ये बस ऐसे मैं कह रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल शायद ना हो अभी। राष्ट्रपति की सिफारिश के तौर पे देखें, अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन संबंधित विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी से संसद में पेश किया जाएगा। ये एक इन्फॉर्मेशन अच्छा है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, राज्य विधानमंडल से परामर्श लिया जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि राज्य विधानमंडल की बात जो है राष्ट्रपति माने, और इसे साधारण विधेयक से, साधारण बहुमत से विधेयक को पारित कर सकती है संसद, और उसके बाद राज्यों में जो है वो जो बदलाव करना होगा वो कर दिया जाता है। जिलों का गठन के संबंध में देखें तो देखो, जैसे केंद्र जो है, संघ जो है वो राज्यों के लिए काम कर सकता है। ठीक है, राज्यों में अगर नाम बदलना है, उसका क्षेत्र बदलना है, जो भी करना है वो कर सकता है। और उसी तरीके से अगर राज्य की बात करें तो राज्य चाहेगा तो अपने जिले में वो परिवर्तन कर सकता है, जिलों का गठन कर सकता है, जिलों का नाम परिवर्तन कर सकता है, वो उसके ऊपर वो है। अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत जगह जो है नाम बार बार जो है वो बदले जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय बेरूबारी का जो वाद है वो आपको ध्यान रखना है, ईयर कौन सा है वो चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें और बाकी कोई काम का नहीं दिखाई देता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, राज्य पुनर्गठन आयोग और समितियाँ जो होती ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें एस के धर आयोग है। देखिए दोस्तों, एस के धर आयोग, जेवीपी समिति और फजल अली आयोग, ये तीनों को आप पहले तो ईयर वाइज, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों इनका किनका जो है वो स्वीकृत किया गया और किन समिति का जो है वो विरोध किया गया, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, इसके धर समिति की अगर बात करते हैं तो भाषाई आधार पर इसको जो पुनर्गठन की जो है मांग को इन्होंने खारिज कर दिया कि भाषा के आधार पर जो है वो भारत का पुनर्गठन नहीं हो सकता। इन्होंने प्रशासनिक सुविधा की बात की, इसीलिए इनको गजब का विरोध हुआ। उसके बाद जेबीपी समिति आई 1948 में, इसके धर के बाद ही ये समिति बनी, क्योंकि इनका विरोध हुआ तो जेबीपी को लगा कि हम कर लेंगे। इसमें 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, वल्लभ भाई पटेल जी थे और पट्टाभी सीतारामैया जी इसमें शामिल थे। इन्होंने मना किया कि भाषाई आधार पर पुनर्गठन की जो है मांग नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता। ठीक है, इनका ये कहना था। उसके बाद फजल अली जो है आयोग बना 1953 में। इनका जो विचार था
पुनर्गठन के लिए 4 प्रमुख कारकों पर इन्होंने बल दिया। देश की एकता और सुरक्षा के हिसाब से आप पुनर्गठन कर सकते हो, भाषाई संस्कृति समानता पर गठन कर सकते हो, वित्तीय स्थिरता और प्रशासनिक दक्षता के आधार पर, और समग्र राष्ट्रीय और जन कल्याण के आधार पर आप इसका गठन कर सकते हो। इनकी सिफारिशों के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का जो है वो गठन किया जाएगा। परिणाम स्वरूप 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से इनकी सिफारिशों को जो है वो लागू कर दिया जाएगा। तो सिर्फ फजल अली आयोग का जो है वो लागू किया जाएगा, एसके धर और जेवीपी समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया जाएगा, इनका विरोध किया जाएगा। अब उसी तरीके से तेलंगाना के गठन की बात करें, क्योंकि तेलंगाना इस बार इसका 10 साल कंप्लीट हुआ है, तो 2 जून 2014 को आया। तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा, किस किस स्टेट का गठन कब हुआ है आप उसे जरूर देखिएगा, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, जो पहला स्टेट का गठन कौन हुआ था, फिर ठीक है दूसरे का कौन हुआ था, दूसरे का कौन था, तीसरे का कौन था, ठीक है, वैसे करके आप लिस्ट देख लीजिएगा। आपको लक्ष्मीकांत में जो है वो डाटा मिल जाएगा, उसे याद कीजिएगा, क्योंकि तेलंगाना का गठन शायद ना पूछे, लेकिन बाकी स्टेट्स के गठन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि हरियाणा का कब हुआ, ठीक है, हिमाचल का जो है वो कब हुआ, इसके बारे में, सिक्किम का कब हुआ, उसके बारे में आप जरूर से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका टोटल केंद्र राज्य संबंध का। यहाँ पे मैंने जो भी था इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बता दिया, पूरे तरीके से आपको यहाँ पे याद करवाने की कोशिश किया है। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम के थ्रू पूरा करंट अफेयर यहाँ पे केंद्र राज्य संबंध का आपका कंप्लीट हो रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें थोड़ी सी खुशी जो है वो मिलेगी, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देते हो तो उन्हें भी थोड़ी सी खुशी जो है वो मिलेगी, और उनकी रिविजन जो है वो आसानी से हो सकता है, और हम दोनों खुश रह पाए। इसके लिए दोस्तों आप सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हम भी खुश रहें और आप भी जो है वो खुश रहें, और दोनों अपने अपने लाइफ को अच्छे से व्यतीत करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।